हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हमारी बजट की सीरीज को। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ इंजन दैट इज एक्सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है इस बजट में, तो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा रिफॉर्म्स को कैसे एज अ फ्यूल प्रेजेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम ने। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट्स एज द फोर्थ इंजन। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट कहते एक्सपोर्ट प्रमोशन को मिशन मोड में लॉन्च किया जाएगा। नो, व्हाट इज दिस मिशन मोड? आई गेस आपको शायद ये डाउट जनरेट हो रहा होगा माइंड में कि सर आपने काफ़ी बार मिशन वर्ड यूज़ किया प्रीवियस वीडियोस में भी, जैसे कॉटन मिशन या पल्सेस मिशन। तो यहाँ पर मिशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर मिशन का मीनिंग है, या पूरा वर्ड है मिशन मोड। तो एक मिशन मोड में गवर्नमेंट कहते हैं हम वर्क करेंगे, स्मॉल टारगेट सेट करते हुए चलेंगे, ईयरली टारगेट सेट करते हुए चलेंगे, एक 5 साल के मेजर ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के लिए, जिसमें सेक्टर वाइज या मिनिस्ट्री वाइज टारगेट बताए जाएंगे कि किसी सेक्टर में, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कितना हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में कितना एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री का हम एग्जांपल ले सकते हैं। और ऐसे ही मिनिस्ट्री वाइज भी हम ये टारगेट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे जब गवर्नमेंट वर्किंग करेंगे तो उनको कहा जाएगा मिशन मोड ऑफ वर्किंग। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा, सेक्टोरल एंड मिनिस्टीरियल टारगेट्स सेट किए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट कहते कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। हमने पढ़ा भी था कि एमएसएमई का कितना इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट में, और कैसे ये एक्सपोर्ट्स में भी अब हेल्प कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कहते हम इनको एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। तो अलग अलग सेक्टर वाइज, अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज टारगेट सेट किए जाएंगे, एक लार्जर ऑब्जेक्टिव जो क्या है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ऐसा किया क्यों? 2023-24 में गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट था, वो था 0.78% ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट का जो 2023-24 का करंट अकाउंट का डेफिसिट था वो था 0.78% ऑफ जीडीपी। बट 2024-25 में दिसंबर तक के लिए ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, और ये बढ़ के हो गया है 1.2% ऑफ जीडीपी। मतलब 2024-25 में हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। कौन से एक्सपोर्ट्स? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, गुड्स एक्सपोर्ट्स, वो कम हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, वहां पर एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। क्लियर? देन और साथ ही में हम लिबरलाइजेशन को प्रमोट करते हुए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। लिबरलाइजेशन को प्रमोट करते हुए एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे भारत ट्रेड नेट के नाम से। भारत ट्रेड नेट एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी सर्टिफिकेट जनरेट करना है वो इजीली हो पाए। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम रखा जाएगा भारत ट्रेड नेट के नाम से। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया जाएगा ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस रूप के मीडियम के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा कि हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर किसी शिपिंग कंपनी को हायर करना होगा तो शिपिंग बिल चाहिए होगा। शिपिंग बिल को आप बिल ऑफ लेडिंग के नाम से भी जानते हैं, बिल ऑफ लेडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वो बिल होता है जो हम शिपिंग कंपनी को हायर करते हुए जनरेट करते हैं।
कि हमारे प्रोडक्ट इस शिप के थ्रू किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये बिल भी जनरेट करना होता है। क्लियर। फिर इसके बाद अगर पोर्ट पर जब हमारा सामान जाएगा और वहाँ पे वेयर हाउस में जब इसको स्टोर करेंगे, जब तक के लिए शिपिंग कंपनी इसको शिप में अपलोड करके नहीं लेके जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो शायद 2-3 दिन के लिए हमें वेयर हाउस में इसको स्टोर करना पड़े, तो वो वेयर हाउस रिसिप्ट भी जनरेट करनी होगी। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए नेसेसरी होगा, पहली बात। और दूसरा, जब भी हमने एमएसएमई को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नेसेसरी होगा तो वो हमें इसी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जिसको नाम रखा जाएगा भारत ट्रेड नेट। ठीक है, तो अगेन हम इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम के रूप से भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे डीपीआई का नाम दिया जा रहा है, गवर्नमेंट डीपीआई को प्रमोट करने के लिए भी वर्क कर रहे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, जो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले सप्लाई चेन का मीनिंग क्या होता है? सप्लाई चेन का मीनिंग होता है कि जो कंट्रीज किसी ना किसी प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हैं, उनको जब आप एक तरीके में या एक एरिया में इंटीग्रेट कर दोगे, उनको हम कहेंगे सप्लाई चेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया कहे कि मैं वीट एक्सपोर्ट करता हूँ, चाइना भी कहे मैं वीट एक्सपोर्ट करता हूँ, और इन दोनों का वीट जो है वो एक ही ट्रेड रूट से एक्सपोर्ट होगा, फिर हम कहेंगे कि इनका ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। ये इंडिया चाइना के साथ सप्लाई चेन में आ गया है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे जो बाकी कंट्री भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएंगे। तो और ग्लोबल सप्लाई चेन को और ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा, मतलब नए प्रोडक्ट, नए टेरिटरीज या नई चीज़ों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हम भी ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट हो पाएं। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ का, ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट हो पाएं। ठीक है, देखिए ये ना एक बहुत बड़ा इशू जनरेट होता है। अगर आपने इकोनॉमी को पढ़ लिया है, जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी कैच कर पाएंगे। 1956 में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनने शुरू हुए। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पुश किया अपने सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, जो नए एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, आप इतना ध्यान रखिए कि 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था और गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए थे। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, फिर भी हमारी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा नहीं पुट इन कर पा रही है, इतना ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, पहली बात। दूसरी बात, 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर वहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि सर अब जब फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आने लगी, फॉरेन से भी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे, फॉरेन की कंपनीज इंडिया में एस्टैब्लिश होने लगी, प्राइवेट कंपनीज को भी हमने बढ़ावा दिया प्राइवेटाइजेशन के साथ, तो फिर भी इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाया। ठीक है, तो मेजर जो एक रीज़न बाहर आता है वो यही आता है कि सर आपके पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज नहीं है। ठीक है, फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आए, वो अपनी फॉरेन से एक्सपर्टीज लेके आए, अपनी फॉरेन की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लेके आए, फॉरेन की कोई मशीन यहाँ पे लेके आए, उस मशीन पर मेरी लेबर को काम ही नहीं करना आता। ठीक है, तो अभी आपने कुछ 4-5 साल से सुना होगा कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा आईटीआई पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें टेक्निकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो पॉइंट यहाँ पर ही साबित होता है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं उन कैपेसिटीज़ का, उन स्किल्स का, कि हम एक ग्लोबल क्वालिटी वाला प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएं। ठीक है, जैसे हमने कल एक टैगलाइन पढ़ी थी, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, कि इंडिया के लिए भी बनाओ, वर्ल्ड के लिए भी बनाओ।
तो वर्ल्ड के लिए आप तभी बना पाओगे जब आप वर्ल्ड क्वालिटी एक ए क्लास प्रोडक्ट बना पाओगे। वो कब बना पाओगे? जब आप ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो गवर्नमेंट कहते हम ऐसे स्किल सेट प्रमोट करेंगे कि इंडिया का इंटीग्रेशन हो ग्लोबल सप्लाई चेन में, और हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे कि फॉरेन की कंपनीज आके इंडिया में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करें, हम इंडिया में इनको प्रोडक्ट बना के देंगे और अपनी लेबर को स्किलफुल बनाएंगे कि वो ज्यादा अपडेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन में अपना योगदान कर पाए। पहली बात। दूसरा, फैसिलिटेशन ग्रुप्स विल फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई चेन्स। इसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम क्या करेंगे, हम फैसिलिटेशन ग्रुप्स बनाएंगे कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज को। से मान लीजिए टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को बोला जाएगा कि तुम अपनी मिनिस्ट्री में कुछ फैसिलिटेशन ग्रुप्स लॉन्च करो। वो फैसिलिटेशन ग्रुप क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रियल विजिट्स में जाएंगे, वो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में जाएंगे, वहाँ एक्सपर्ट्स को साथ में लेके जाएंगे, वहाँ वो उनकी मशीनरी को चेक करेंगे और लेबर के स्किल्स को चेक करेंगे कि क्या जो लेबर है वो उस मशीनरी पे काम कर पा रही है, कितनी % लेबर बढ़िया उस मशीनरी से काम कर पा रहे हैं, कितनी % लेबर को कम स्किल्स हैं, सेमी स्किल्ड लेबर है। ठीक है, तो उनमें जो स्किल गैप होगा कैपेसिटी बिल्डिंग में वो डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहते हैं। क्लियर? थर्ड, वी हैव नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेसिटी या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। नाउ व्हाट आर दीज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स? सरकार कहते कि सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है। फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें हम प्रमोट करेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स टियर 2 सिटीज में टैलेंट अवेलेबिलिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज वर्ल्ड इज MNC रिलेटेड वर्ल्ड, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का जमाना है। एक कंपनी, चाहे वो इंडिया की कंपनी है, वो इंडिया में नहीं वर्क करती, वो और भी कंट्रीज में वर्क करती है। ऐसी कोई फॉरेन की कंपनी है, वो सिर्फ फॉरेन कंट्री में नहीं वर्क करती है, वो फॉरेन के अलावा भी और बहुत सारी कंट्रीज में वर्क करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड या कोका कोला, इनको हम सबसे ज़्यादा एनलार्ज्ड ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क के रूप में देखते हैं। ठीक है, कोका कोला ऐसी कंपनी है जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। अब वहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर कोक कंपनी इंडिया में आ रही है, या ऐसे ही एग्जांपल है इंडिया की कोई कंपनी बाहर वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टाटा का एग्जांपल दूं, टाटा कंपनी की गाड़ियां बाहर भी बिकती हैं, मारुति की गाड़ियां बाहर भी बिकती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हीरो के मोटरसाइकिल फॉरेन कंट्रीज में भी सेल होते हैं, श्रीलंका में सेल होते हैं, नेपाल में सेल होते हैं, भूटान में सेल होते हैं, हमारे नेबर कंट्रीज में भी सेल होते हैं। क्लियर? तो वहां पर बात आती है कि अगर फॉरेन की कंपनी इंडिया में आ रही है या इंडिया की कंपनी फॉरेन में जा रही है, तो जो हमारी लेबर है, अब बाय लेबर आई मीन स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हर तरह की लेबर। ठीक है, लेबर को सिर्फ मैनुअल लेबर में नहीं काउंट कीजिएगा। लेबर का मीनिंग होता है चाहे कोई भी पर्सन जो लेबर एक्टिविटीज में लगा हुआ है, अब चाहे वो मैनुअल लेबर प्रोवाइड करता है या नॉन मैनुअल लेबर प्रोवाइड करता है, दोनों तरह की लेबर। अब क्या हमारी लेबर में इतना कैपेसिटी है कि वो किसी ग्लोबल रीजन में जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर वहां भी सेम कैपेबिलिटी के साथ वर्क कर पाए? पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स में भी इतनी ज़्यादा स्किल सेट अवेलेबल हैं कि अगर उन्हें किसी दूसरे कंट्री में डिप्लॉय किया जा रहा है, ठीक है, डिप्लोमेटिक सर्विसेज के लिए, तो क्या उनके पास भी ये कैपेबिलिटीज़ हैं? ठीक है, और तीसरी बात, कंपनी की लेबर ही नहीं, कंपनी का मालिक खुद, क्या कंपनी का मालिक फॉरेन मार्केट को समझ पा रहा है? या जो टॉप हायरार्की ऑफ कंपनी है, CEO है, MD है, CFO हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, क्या वो फॉरेन कंपनी या फॉरेन मार्केट को समझ पा रहे हैं? तो उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज को जगाना जो कि उनको ग्लोबल लेवल पर वर्क करवाने लायक बना दें, उसके लिए बनाए जाते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इनको सबसे पहले लॉन्च किया गया था टियर 1 सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। अब इनको टियर 2 सिटीज में भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि घर के पास या जहां कोई पर्सन
एम्प्लॉयड है उसको उसी सिटी में हमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स प्रोवाइड कर दिए, भाई तुम अपने स्किल सेट वहां से एनहांस करवा के आओ, ठीक है। देन एयर कार्गो वेयर हाउसिंग, गवर्नमेंट कहते एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर कार्गो वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, ठीक है, जिनको नाम दिया गया ग्रीन एयरपोर्ट्स का, ठीक है, जो हमने कल भी पढ़ा था। कहां से इसकी शुरुआत होगी? बिहार में पटना में ग्रीन एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते हम एयर कार्गो फैसिलिटीज को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए वहां पर वेयर हाउस बनाएंगे, ठीक है। जो शिपिंग का पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ शिप, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक्स का जो पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ शिप, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगर मुझे फास्ट डिलीवरी करना है गुड्स का, और स्पेसिफिकली ऐसे गुड्स का जो पेरिशेबल हैं, लाइक हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो वहां पर तो हमें एयर कार्गो का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक किसान या एक एग्रीकल्चरल मंडी में जब हमने सामान बेचा, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज एपीएमसी, उन्होंने एयर कार्गो में पहुंचाना है सामान, तो उसके लिए पहले तो सबसे बढ़िया रोड होनी चाहिए, रोड फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। रोड फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो वहां पर आप अच्छे से अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाओगे एयरपोर्ट पर मान लीजिए कोई एयर कार्गो वेसल अवेलेबल नहीं है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या वेदर खराब है, अभी जो एरोप्लेन है उसको आप एटमॉस्फेयर में नहीं लेके जा सकते हो, तो वहां पर पॉइंट आ जाता है कि वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए एयरपोर्ट पर ही। तो वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा एयरपोर्ट्स पर, उसको ग्रीन एयरपोर्ट का नाम दिया गया, ठीक है। देन तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाएगा जो फोर्थ इंजन के रूप में बढ़ेगा। नाउ वी हैव रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, कि अब कैसे रिफॉर्म्स को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 4 इंजन ऑफ ग्रोथ पढ़ लिए कि 4 इंजन लगेंगे हमें विकसित भारत में पहुंचाने के लिए, और इंजन में, उन चारों इंजन में फ्यूल क्या काम आएगा? रिफॉर्म्स का। तो अभी इसी वीडियो में मैं आपको रिफॉर्म्स भी कवर करवाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो अलग से करेंगे जिसमें हम इनकम टैक्स में क्या चेंज आए हैं, कस्टम ड्यूटीज में क्या चेंज आए हैं, कौन से मंत्रालय को कितना बजट मिला है, कितना एलोकेशन हुआ है, जो ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं वो एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि टैक्सेशन कॉम्प्लायंस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्लियर? तो टैक्सेशन रिफॉर्म में गवर्नमेंट कहते हम रीअफर्म करते हैं अपना कमिटमेंट टैक्स प्रोसेस को इजी करने के लिए, जिसके चलते हम कहते अभी नेक्स्ट वीक में इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। तो अभी जैसे ही बजट के बाद ये सेशन चल रहा है, तो इस वीक में एक नया इनकम टैक्स बिल आया है। तो उस इनकम टैक्स बिल में क्या पॉइंट्स आए हैं और कैसे उसको एक्ट के रूप में लाया जाएगा, उससे कैसे इनकम टैक्स का प्रोसेस और इजी किया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा। क्लियर? बट अभी के लिए हम इतना जान लेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स प्रोसेसेस को बढ़िया करना चाहते हैं, और दैट टू इन द डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के मामले में। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड एक नया बिल पेश किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में सबसे पहले कहा कि हम एफडीआई लिमिट को बढ़ाते हैं। कौन से सेक्टर में? इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि अभी है 74%, इसको किया जाएगा 100%, एंड दैट टू इन ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। अब फॉरेन से अगर इन्वेस्टमेंट आता है, दैट इज एफडीआई। सबसे पहले एफडीआई का मीनिंग क्या है? अगर फॉरेन का कोई इन्वेस्टर अपनी दुकान ही उठा के इंडिया में ले आया, उसे एफडीआई बोलेंगे, मतलब उसने अपना बिजनेस इंडिया में लेके आया, उसे एफडीआई कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई फॉरेन का इन्वेस्टर इंश्योरेंस की दुकान उठा के इंडिया में लेके आना चाहता है तो लेके आएगा।
अब वो एफडीआई को कैसे प्रोवाइड करेगा इंडिया में, उसके दो रूट्स हैं, या तो ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या कहता है कि भाई तुम अपनी दुकान को इंडिया में लेके आना चाहते हो, ले आओ, तुम्हें गवर्नमेंट से या आरबीआई से कहीं से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। गवर्नमेंट रूट क्या कहता है कि तुम्हें गवर्नमेंट से या आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। क्लियर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट की बात हुई है। ऑटोमेटिक रूट मतलब आपको गवर्नमेंट या आरबीआई से परमिशन नहीं लेनी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक इसमें ऑटोमेटिक रूट में कितना अलाउड था एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में? 74%। मतलब अगर कोई फॉरेन का पर्सन अपनी कंपनी को इंडिया में लेके आना चाहता है तो वो 74% ही पैसा लगा सकता है, 26% पैसा उसे किसी इंडियन इन्वेस्टर का लगाना होगा। क्लियर। अब वो 100% बढ़ा के कर दिया है कि फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनी 100% अपनी कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है। इसमें दो एडवांटेज होंगे, तो एफडीआई बढ़ेगा और दूसरा गवर्नमेंट कहते हैं कि जब हमने 2047 तक विकसित भारत का एक टारगेट अचीव करना है तो वहां पे इंश्योरेंस फॉर ऑल की भी बात आती है कि इंडिया में सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। तो ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज होंगी तो ज़्यादा इंश्योरेंस लोगों को मिलेगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एफडीआई को प्रमोट करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर 74 से 100% कर दिया। ठीक है। मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि इसका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, बट ये किसी स्टेटमेंट में आ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 में से किसी एक स्टेटमेंट में ऐसा डाल दिया जाएगा कि सर एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट में। या आपको पजल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एफडीआई रूट इज एप्लीकेबल थ्रू गवर्नमेंट रूट टू 100% इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो वो गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिक रूट में किया है, गवर्नमेंट रूट में नहीं किया है, ये भी हम याद रखेंगे। क्लियर। इसके बाद थर्ड, एक्सपेंडिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे। 1 लाख डाक सेवक्स वर्किंग कर रहे हैं, 1 लाख डाक सेवक काम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत बड़ा चेन है इंडियन पोस्ट ऑफिस का। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पेमेंट बैंक्स की फैसिलिटी को और ज़्यादा प्रमोट करना है। कौन से एरियाज में? रूरल एरियाज में। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होगा। अगेन तो मैं आपको बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये किया गया, ये पॉइंट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आई, या हमने एग्रीकल्चर पढ़ा वहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कैसे आई। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेंस में सवाल आने के बात बन रही है। तो ये सारे मेजर्स, लेटेस्ट मेजर्स आप पॉइंट में लिख के आएंगे कि गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट मेजर्स लेके आ रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। क्लियर। तो रूरल एरियाज में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज को एक्सपैंड किया जाएगा। देन क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बोला गया कि आपने एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट को। ठीक है। वो प्राइवेट कंपनीज जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करना चाहते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेंगे किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। इंडिया में जब भी हम बॉन्ड्स का नाम लेते हैं वैसे तो गवर्नमेंट का नाम याद आता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं, बट कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू करते हैं, उनको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। बस बॉन्ड्स के केस में ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे तो कंपनी वालों को ये बताना होगा कि इसका पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंपनी वालों ने कहा कि हम उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कहाँ उसका पैसा इस्तेमाल करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में पैसा इस्तेमाल करेंगे। फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में मशीन लेके आएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बनाएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। कौन मदद करेगा इशू करने में? नैपफिड, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये हेल्प करेगा प्राइवेट कंपनीज की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करने के लिए। और इसको कौन सी फैसिलिटी के थ्रू इशू करवाया जाएगा? पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी। एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इस बैंक को बोला जाएगा
कि तुम कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लो और कंपनी को लोन दे दो। हाँ, सारे बॉन्ड्स तुमने नहीं खरीदने, सारे बॉन्ड्स का लोन तुमने नहीं देना है, पब्लिक को भी थोड़ा मौका दो, वो भी इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सके, तुम भी पार्शियल क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये भी एक रिफॉर्म है कि कंपनी कितनी इजीली कॉर्पोरेट बॉन्ड लॉन्च कर सकती है, और वो भी गवर्नमेंट की किसी एजेंसी की हेल्प के साथ। तो अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के रूप में इसको बोला जा रहा है। देन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर रूरल एरियाज में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, रूरल एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, या रूरल एरियाज में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स अगर ग्रुप के नाम पे लोन लेना चाहते हैं तो उनका एक अलग से क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा, जिसको नाम दिया गया ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। इंडिविजुअल्स का जो क्रेडिट स्कोर है उसे हम सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है, CIBIL। और ऐसे ही रूरल एरियाज में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको प्रमोट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला जाएगा कि आप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लॉन्च करो। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी आप क्रेडिट स्कोर चेक करो ताकि उनको इजीली लोन मिल जाए। क्लियर? तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में हम इसको लिखेंगे। देन पेंशन सेक्टर रिफॉर्म में क्या बात आई है, एक फर्म एस्टैब्लिश किया जाएगा रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए पेंशन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इंडिया में जो लास्ट ईयर 2023 में एक डिबेट चल रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, तो वहाँ पे लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे थे कि हम अपनी सैलरी में से पेंशन के लिए कुछ पैसा कटवाएं और वो आगे जाके पेंशन फंड में इस्तेमाल किया जाए, और उस पेंशन फंड का पैसे अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगे, ताकि लोगों को भी फायदा हो जाए, उनको भी अपने पेंशन का पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा मिले, रिटर्न्स के साथ मिले। तो पेंशन सेक्टर में नए पेंशन प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग अपने, मैं वॉलंटरीली, अगर मेरी 10,000 सैलरी है तो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूँगा कि सर मेरे को जब रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिलनी है वो तो जितनी मिलनी है वो अलग बात है, पर आप अभी मेरी सैलरी में से 1,000 रुपये प्रति महीना डिडक्ट करने शुरू कर दो और इसको गवर्नमेंट के पेंशन फंड में लगा दो, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ी ज़्यादा पेंशन मिले जब मैं रिटायर हूँ। क्लियर? तो ऐसे वॉलंटरीली हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर पेंशन फंड के नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट कहते कि हम एक फर्म एस्टैब्लिश करेंगे जो पेंशन सेक्टर में रिफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे कि कैसे नए पेंशन प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे जहाँ पे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो अगेन पेंशन सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, KYC को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। एक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री को रिवैम्प तरीके से लॉन्च किया जाएगा 2025 में, और पीरियडिकल डेटा अपडेट किया जाएगा ताकि बैंक्स को, क्रेडिट कंपनीज को, लोगों के बारे में, लोगों को बैंक्स के बारे में नॉलेज हो। KYC दैट इज नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। तो KYC की एक डिजिटल रजिस्ट्री लॉन्च की जाएगी अपडेट करके। अभी हमारे पास डेटा KYC के लिए डिजिटल रजिस्ट्री है, इसको रिवैम्प करके 2025 में दोबारा लॉन्च किया जाएगा ज़्यादा अपडेटेड डेटा के साथ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन मर्जर ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर रिफॉर्म्स। कॉर्पोरेट सेक्टर रिफॉर्म्स में कंपनीज के मर्जर के लिए क्या पॉइंट आया, अभी कंपनीज के मर्जर का सारा प्रोसेस कौन संभालता है? कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी गाइडलाइंस हैं, और इनको टेक ओवर कौन करता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मर्जर ऑफ कंपनीज के लिए क्या पॉइंट आया, गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कंपनीज के मर्जर का प्रोसेस, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी डॉक्यूमेंट्स की या जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाएगा, उनको चेंज करके सिंप्लीफाई किया जाएगा
ताकि अगर कोई कंपनीज मर्ज होना चाहती हैं, मर्जर मतलब कंपनीज, एक दो कंपनीज मिलके एक नया कंपनी, या दो कंपनीज मिलके एक कंपनी का नाम ले लेंगे। मान लीजिए इंडिया का टाटा कंपनी था, जापान का डोकोमो कंपनी था, उन्होंने मर्ज किया आपस में और टाटा डोकोमो कंपनी बनाई। क्लियर? ठीक है, ऐसे मर्जिंग ऑफ कंपनीज के रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, फास्ट ट्रैक मर्जर्स होगा कंपनीज का। ज्यादा कंपनीज जो अब लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, अगर वो अपनी कंपनी को सेल करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी को, या किसी दूसरी कंपनी में मर्ज होना चाहते हैं, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये फंडा किया गया, ताकि लोग ज्यादा इजीली बिजनेस कर पाएं, दो कंपनीज आपस में जल्दी मर्ज हो जाए। क्लियर? देन इसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में प्रमोशन के लिए, जैसे लास्ट ईयर के इंटरिम बजट में 2024-25 के इंटरिम बजट में रेकमेंड किया गया था कि इंडिया ने बहुत सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करने हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में हम बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, जहां पर बायलैटरल मतलब टू कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो मल्टीलेटरल ट्रीटीज में दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, बायलैटरल ट्रीटीज में दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो हम कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सऊदी अरेबिया के साथ डील किया, जैसे हमने यूएई के साथ डील किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील किया, तो ऐसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन किए जाएंगे। तो जो हमारा करंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इसको हम रिवैम्प करेंगे, ताकि हम ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने फॉरेन काउंटर पार्ट्स के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन करें, जिससे सस्टेन्ड मैनर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और इंडिया की डेवलपमेंट में काम करे, जिसमें एफडीआई के लिए निर्मला मैम ने 2024-25 के इंटरिम बजट में क्या वर्ड यूज किया था, फर्स्ट डेवलप इंडिया, फर्स्ट डेवलप इंडिया। ठीक है, कि एफडीआई फॉरेन से मंगवाई तो जाएगी, पर किस मामले में, कि पहले इंडिया को डेवलप करो। तो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए सस्टेन्ड मैनर में एफडीआई को प्रमोट किया जाएगा। इस तरीके से जो हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के लिए मॉडल है, उसको रिवैम्प किया जाएगा। क्लियर? ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये तभी हो पाता है जब थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट हमें मिलती है। ठीक है, बहुत बार ये डिबेट होता है कि पॉलिटिकल एरेना में कि एक गवर्नमेंट को 5 साल से ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए, गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए। वो भी बात ठीक है, बट एक आप अर्थशास्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर 5 साल, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही, तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, पिछले 5 साल में जिस पुरानी गवर्नमेंट ने काम किया, उस नई गवर्नमेंट को उसकी वर्किंग समझने में 6 महीने साल लग जाएंगे कि ये क्या करके गए हैं। ठीक है ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या स्कीम्स पॉलिसीज बनाई हैं। तो गवर्नमेंट स्टेबल है, थर्ड टर्म है मोदी जी की सरकार का, तो उनको सबको पता है, और सारे मिनिस्ट्री कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। 8वीं बार निर्मला मैम ने ये बजट पेश किया है जब से उन्होंने मिनिस्ट्री संभाली है। ठीक है, तो निर्मला मैम को पता है कि जो बजट बनाया जा रहा है उसमें मेरे को कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर अब ध्यान देना है, किस चीज़ पर 5 साल बाद ध्यान देना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को पता है किस तरीके से वर्किंग होगी। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में, अब मतलब ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स में, अभी तक हमने जो रिफॉर्म्स पढ़े वो कॉर्पोरेट सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म्स। अब कुछ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कि कैसे हम रेगुलेशंस को इजी करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट कहते सबसे पहले एक हाई लेवल कमेटी एस्टैब्लिश की जाएगी जो रिव्यू करेगी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की ट्रांजैक्शंस, मतलब गुड्स या सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस को, सर्टिफिकेट्स को, लाइसेंसेस को और परमिशंस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस करने के लिए। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था बजट की सीरीज में कि निर्मला मैम ने कहा, इट इज नॉट जस्ट द कंट्री बट इट्स द पीपल, इट इज नॉट जस्ट द सॉइल बट इट्स द पीपल। देश सिर्फ देश की मिट्टी ही नहीं है, देश के लोग भी हैं। ठीक है, तो लोगों पर विश्वास दिखाओ,
उनको इतनी बेड़ियों में मत बांटो, उनको इतने ज़्यादा रेगुलेशंस में मत उनको उलझा दो कि वो काम ही ना कर पाए। ठीक है, अ मैन इज़ अ फ्री एनिमल, तो उसको थोड़ा सा तो रेगुलेशन से मुक्ति देनी होगी। तो उनको रेगुलेशन से फ्री किया जाए, तो उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी एस्टैब्लिश की जाएगी कि जो भी एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक विद इन दिस कंट्री ओनली जो भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस हैं, सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, परमिशंस हैं, उनको कैसे हम इजी कर सकते हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और लोगों का ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस हो। हमें गवर्नमेंट पे भी विश्वास हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट पर अगर विश्वास नहीं होता, ठीक है, तो क्या तीसरी बार सरकार बना पाते मोदी जी? और लोगों पर अगर विश्वास नहीं होता तो क्या दोबारा तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए आगे आते मोदी जी? तो लोगों पर विश्वास रखो, लोग तुम पर विश्वास रखेंगे। तो ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस ये दोनों तरफा से चलेगा। गवर्नमेंट को हम पे भरोसा होना चाहिए, हमको गवर्नमेंट पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट को एक हाथ बढ़ाना होगा दोस्ती का लोगों के लिए कि ठीक है जी, तुम्हारे लिए रेगुलेशंस इजी कर दिए हैं, आओ अब कंट्रीब्यूट करो, जीडीपी को बढ़ा के दिखाओ। क्लियर? देन एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा 2025 से। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया जाएगा। हर स्टेट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, और हर स्टेट ने कौन से ऐसे नए मेजर या स्कीम्स लाए जिससे उनकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जनरेट हुआ। तो स्टेट्स में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा 2025 से, जिसको इम्प्लीमेंट करेगा नीति आयोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन a mechanism under the Financial Stability and Development Council will evaluate the impact of financial regulations। अब जो भी ये फाइनेंशियल रेगुलेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट बॉन्ड के जो रिफॉर्म्स हैं, या फिर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में एफडीआई के जो रिफॉर्म्स हैं, जो भी अभी तक हमने रिफॉर्म्स पढ़े, उन रिफॉर्म्स को इजीली रेगुलेटरी बॉडीज मान रही हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सारी स्टेट्स उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कहते हम एक नया मैकेनिज्म लेके आएंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर, जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को इवैल्यूएट करती रहेंगी टाइम टू टाइम, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस भी बन पाए। ठीक है, एंड लास्ट वन, जन विश्वास बिल 2.0। जन विश्वास बिल 2.0 में डीक्रिमिनलाइज करेंगे 100 से ज्यादा प्रोविजंस को। ठीक है, डीक्रिमिनलाइज, ठीक है, गैर दंडनीय अपराध। इसमें पॉइंट क्या आया कि मान लीजिए इंडिया में एक फैक्ट्रीज एक्ट के नाम का एक्ट है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नाम से एक एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मर्केंटाइल लॉज हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो ये सारे जो लॉज हैं, इन लॉज में कोई ना कोई ऐसा लॉ, कोई कानून ऐसा रहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जेल हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के वे में बताता हूँ। फैक्ट्रीज एक्ट ये बताता है कि तुमने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते टाइम किस तरीके से कानून मानने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक एग्जांपल आ गया कि गवर्नमेंट कहते कि अगर कोई पर्सन फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है और अगर उसकी फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा विमेन लेबर वर्कर होंगे, ठीक है, महिला वर्कर्स 50 से ज़्यादा अगर उसकी फैक्ट्री में काम करेंगे, तो उन महिला वर्कर्स के लिए अलग से चेंजिंग रूम्स बनाना, ठीक है, महिला वर्कर्स के लिए एक महिला डॉक्टर के साथ टाई अप करना, जो टाइम टू टाइम आके महिला वर्कर्स की हेल्थ चेकअप कर सके। और अगर 50 महिलाओं में से 25 महिलाएं अपने बच्चों को साथ में लेके आते हैं, कोई ऐसे महिलाएं हैं जिनका बच्चा अभी छोटा है, 6 महीने का है, साल का है, वो उसको फैक्ट्री में साथ में लेके आते हैं, तो फैक्ट्री के आसपास किसी प्रेपरेटरी स्कूल में, ठीक है, प्ले वे स्कूल में भी उनके एडमिशन करवाने में हेल्प करना। तो ये रूल्स मानने होंगे, अगर नहीं मानने तो भाई जेल जाओ, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे एक प्राइवेट इन्वेस्टर जो है
वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि अगर कोई बात नहीं मानी तो जेल हो जाएगी, तो छोड़ो यार, मैं किसी और सेक्टर में जो फैक्ट्री लगाता हूँ जहाँ पे मेरे को फीमेल लेबर हायर ना करनी पड़े। कौन ये स्कूल बनाए, कौन उनके लिए अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड करे? तो फिर इसका मतलब जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है हमारा कम होगा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ही नहीं कर पाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और गवर्नमेंट कहते हैं कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 70% महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर ये कैसे होगा जब आप जो ये तलवार लटका रखी है गले पर कि जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी, तुम क्रिमिनल बन जाओगे, तो उसको डिक्रिमिनलाइज करो। तो जन विश्वास बिल सबसे पहले आया था 2023-24 के बजट में, अब इसको दोबारा, जिसमें हमने लगभग 180 डिफरेंट कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया था। अब गवर्नमेंट कहते हैं जन विश्वास बिल 2.0 लेके आएंगे, जिसमें और ऐसे ही फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करेंगे। आने वाले सालों में 100 से भी ज्यादा लीगल प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे फॉर योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जन विश्वास बिल 2.0, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए हाई लेवल कमेटी जो रेगुलेशंस को कम करेगी। ठीक है, या जो डिफरेंट हमारे पास लाइसेंसी सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है उनमें ईज लेके आएगी। ठीक है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होंगी ताकि इंडिया में इजीली एफडीआई आ पाए और अगेन बिजनेस करने में हमें मदद मिले। मर्जर ऑफ कंपनीज, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप कोट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, ज़्यादा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं और इन्हीं रिफॉर्म्स को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं इकोनॉमी को विकसित भारत के टारगेट की तरफ अचीव करने के लिए। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा फोर्थ इंजन एक्सपोर्ट्स और रिफॉर्म एज फ्यूल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्री ओरिएंटेड टॉपिक हम करेंगे, जिसमें कौन सी मिनिस्ट्री को क्या क्या बजट एलोकेशन प्रोवाइड किए गए, डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंजेस आए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, फिस्कल डेफिसिट के क्या टारगेट रखे गए हैं। तो ऐसे जो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ हमारा बजट का जो ये सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।